सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फेविकॉन HTML फाइल के कौन से सेक्शन में लगाते हैं? टाइटल में। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि फेविकॉन HTML फाइल के कौन से हिस्से में लगाते हैं? हेड में लगाते हैं। टाइटल में? टाइटल तो इटसेल्फ टैग है। टाइटल तो इटसेल्फ टैग है, तो टाइटल का टैग हम कहाँ लगाते हैं? टाइटल का टैग भी हम हेड में ही लगाते हैं। ओके, फेविकॉन का जो टैग होता है उसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं? दो एट्रीब्यूट्स। आप न्यू स्टूडेंट हैं? हाँ, आप 2 वीक्स पर आए। कौन कौन? आप दोनों न्यू बन गए ना? सही। जी सर, मुझे बताएं कि फेविकॉन जब लगाते हैं तो वो जो टैग है, अभी नाम नहीं पूछ रहा, अभी सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उसके एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 2 एट्रीब्यूट्स हैं। गुड, वेरी गुड। कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? रिलेशन। जी, अब रिलेशन और एचआर को जरा बाई सिंटैक्स डिफाइन करें, क्या है वो? रिलेशन के लिए क्या लिखते हैं? आर गुड। और HRE। ओके। और फेविकॉन लगाने के लिए हम टैग कौन सा यूज करते हैं? लिंक। चलो ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने हेडिंग स्टाइल भी पढ़े थे, 5 हेडिंग स्टाइल्स भी पढ़े थे। 6 हेडिंग स्टाइल्स पढ़े थे, 5 नहीं थे पढ़े। अच्छा, ये जो 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं ये कौन से पोर्शन में लगते हैं? ये बॉडी के पार्ट में लगते हैं। फाइन, यहाँ तक किया था हमने। ठीक है, अच्छा जी, साथ में ज़रा वेबसाइट को भी खोलते हैं किसी को, ताकि हमारे पास जो कोडिंग की वेबसाइट है हम उसको भी ज़रा समझ लें। ठीक है, सो के एक बनी हुई एक फाइल है, इसी में आ जाते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ आ रहा है तो इनको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। बाकी की जो चीज़ें खुल गई हैं इतनी सारी। लेक्चर कहाँ पर सेव है? आपका लेक्चर यहाँ पे है, और 81 के बाद ये आई थिंक सो के ये आपकी फाइल होगी। यही थी ना फाइल जिस पे हम काम कर रहे थे पिछली क्लास में? ठीक है, और अगर हम इधर आ जाते हैं, इतने सारे पेजेस खुले हैं, जो इनको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जरा इस वेबसाइट को देखते हैं कि अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें कहाँ पे नज़र आ रही हैं इस वेबसाइट के अंदर। सो एक तो वो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये क्या नज़र आ रहा है? बोलते जाए, नाम लेते जाए। टाइटल।
और ये क्या नजर आ रहा है? फेविकॉन, फाइन। और ये क्या नजर आ रही है? हेडिंग। नो डाउट इसको मैं यहाँ से देख के शायद रिकग्नाइज ना कर सकूँ, कोडिंग में जाके मुझे देखना पड़ेगा कि क्या H1 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है और उसने ये हेडिंग तो बनाई हुई है, मगर यहाँ पर उसने लिखा हुआ है वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, या फिर यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है? एक तो हम ऑप्शन कह रहे हैं कि उसने लिखा है वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, या फिर ये हो सकता है कि इसके अंदर उसने H1 या हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल ही नहीं की, यानी दो ऑप्शंस हो गई। तो एज ए SEO एक्सपर्ट मैंने आकर इन दोनों चीज़ों को नोटिस करना है। यानी अगर तो उसने हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग स्टाइल लेकर आना है। इवन उसने स्टाइल जो मर्जी इस्तेमाल किया, मुझे स्टाइल से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी उसने स्टाइल इस्तेमाल किया, जैसे इस वेबसाइट पे ये स्टाइल पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन जब हमने इसकी SEO की थी तो इसके ऊपर हेडिंग नहीं थी, तो हमने क्या किया, सिर्फ इस पर हेडिंग अप्लाई कर दी बस। और इसने पहले लिखा हुआ था वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग। अब वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो कस्टमर्स ढूंढ रहे होंगे। कस्टमर्स क्या ढूंढ रहे होंगे? कस्टमर्स इसके अगेंस्ट ढूंढ रहे होंगे इनकी प्रोडक्ट्स को या इनकी सर्विसेज को, ऐसे ही है ना? मतलब कस्टमर दस्तगीर इंजीनियरिंग तो नहीं लिखेंगे ना। और कस्टमर्स के लिए ये जो सेंटेंस है, ये जो हेडिंग है, इसकी कोई वर्थ है? वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग की तो कोई वर्थ नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि गूगल के लिए इसकी कोई वर्थ है, गूगल के लिए भी इसकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, ये तो जस्ट एक उन्होंने एक ऐसा कहा हुआ है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, तो जो आ रहा है हम उसको वेलकम कर रहे हैं, बस इसकी वर्थ इतनी ही है बस। लेकिन SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई वर्थ नहीं है। तो मैंने सबसे पहले क्या काम करना है कि जो इन्होंने लिखा हुआ ना वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, इसको मैंने रिमूव कर देना है, या फिर मैंने क्या करना है, ऊपर हेडिंग यूज करनी है और नीचे लिख दूंगा मैं वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग। यानी इसके बाद नीचे वाले पार्ट में हम लोग वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखेंगे और उसको मैं फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, वो एक मैसेज के तौर पर जरूर होगा। यानी आप यूं कह लो कि वो सब हेडिंग भी हो सकती है, ये शॉर्ट हेडिंग भी हो सकती है, या हेडिंग की तरह की शक्ल होगी मगर हेडिंग नहीं होगी वो। अब मैं क्यों एलिमिनेट करना चाह रहा हूं इन बातों को हेडिंग्स में से? हम इन बातों में से हेडिंग्स को इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं कि भाई गूगल ने हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए हेडिंग्स को ढूंढना है। अब जब हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है तो जो वेलकम का वर्ड है ये कीवर्ड नहीं है, जो दस्तगीर इंजीनियरिंग है ये भी ब्रांड है, कीवर्ड तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हेडिंग्स को ढूंढना है। अब अगर मैं ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स में अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा, फायदा होगा कि नहीं होगा मुझे? यानी मेरे रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। सो इट इज द यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल। ये हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल है कि हमने करना क्या है। एक्चुअली हमने हेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल भी करना है, और आगे जाकर जब मैं आपको कीवर्ड्स की बात करूंगा तो हमने यहाँ पर अपने कीवर्ड्स, आप अभी तक आप क्या कह सकते हो कि हमने हेडिंग स्टाइल्स में अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को मेंशन करना है। लेकिन जब हम अगले फेज में जाएंगे, SEO के पहले फेज में आएंगे, तो वहां पर हम कहेंगे कि नहीं भाई यहां पर हमारे कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, कीवर्ड्स को क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई वो जो कीवर्ड्स हैं एक्चुअली हैं क्या, वो किसी भी वेबसाइट के ऑनर के क्या हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं या उसकी सर्विसेज हैं। जैसे मैं कहूँ पीक सॉल्यूशंस, तो पीक सॉल्यूशन के जो कीवर्ड्स और सर्विसेज क्या हैं? कोर्सेज, ऑल कोर्सेज। सो ये हम मेंशन करेंगे क्योंकि लोग इनको ढूंढ रहे होंगे। अगर हम ये कहेंगे भाई हम पीक सॉल्यूशन को ढूंढवाना चाह रहे हैं, भाई पीक सॉल्यूशन तो ब्रांड नेम है, कोई भी बंदा पीक सॉल्यूशन, और पीक सॉल्यूशन बहुत सारे तो नहीं है ना, कोई हम यूं कहेंगे कोई वही नंबर ऑफ थाउजेंड्स में पीक सॉल्यूशन है, चलो फिर तो हम कंपटीशन भी करेंगे। पीक सॉल्यूशन है ये और इन्हीं की 2 ब्रांचेस है, तो ये तो कीवर्ड बनता ही नहीं है किसी भी तरह से हमारा, ये तो ब्रांड नेम है। तो ये तो लोगों ने लिखना है तो कीवर्ड इसमें आ जाना। भाई मुकाबला होगा तो होगा ना। आपको पता है अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो शुरू में तो SEO होती भी नहीं थी। जब हमने वेब डेवलपमेंट शुरू की थी, वेबसाइट्स आना शुरू हुई थी, उस वक्त SEO का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वजह क्या वजह थी? वो जैसे छोटे इलाकों में चले जाते हैं ना, रूरल एरियाज में, तो छोटा सा एक गांव होता है, वो स्टेशन से किसी के मुतालिक पूछे अगर हम कि भाई वो भाई साहब कहाँ रहते हैं, पता लग जाता है ना। छोटा गांव जो है सब जानते हैं एक दूसरे को। तो उस वक्त कंपटीशन नहीं था,
जब कंपटीशन नहीं था तो किसी को एसईओ की इंपॉर्टेंस का भी नहीं था पता कि भाई एसईओ की इंपॉर्टेंस क्या है, एसईओ क्यों जरूरी है, क्योंकि अब कंपटीशन हो गया। तो अब पीक स्विचन पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब पीक स्विचन को कोई भी कहीं से आवाज देगा तो ये आवाज यहाँ तो ज़रार शहीद रोड पे आएगी, तो यहाँ लोअर माल पर आएगी, और तो कहीं आवाज आने वाली नहीं है क्योंकि ब्रांचेस ही तो आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और हमें जो कंपटीशन मिलना है वो कहाँ पे मिलना है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इन्हीं को हमने कीवर्ड के तौर पर आगे जाकर ट्रीट करना है, ठीक है, और यहीं पर हमें कंपटीशन मिलना है। हम एसईओ इसलिए कर रहे हैं कि भाई क्योंकि हम जो बेच रहे हैं इसे बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर वही बेच रहे हैं जो हम बेच रहे हैं। तो भाई अब ऊपर कौन नजर आएगा, हम नजर आएंगे कि वो नजर आएंगे? ये है एसईओ, कि हमने उनसे ऊपर नजर आना है, ये एसईओ है, ठीक है। तो एक तो अभी हमें क्या पता लगा इंपॉर्टेंस का, किसकी इंपॉर्टेंस का, हेडिंग स्टाइल्स की इंपॉर्टेंस का, कि पूरी वेबसाइट में हमने हेडिंग स्टाइल को कैसे घुमाना है। नंबर 2, इसको घुमाने की जो हायरार्की है वो क्या है, जो तरतीब है वो वही तरतीब है जो तरतीब इनको लिखने की है। मतलब इनको लिखने की क्या तरतीब है, अभी पहले H1 फिर H2 फिर H3। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हमने किसी वेबसाइट में उल्टे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि पहले हमने लगा ली H3 और फिर अगली हेडिंग बना दी H1, इसका मतलब यह हुआ कि हम हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो गूगल को यह पसंद नहीं आएगा और आप रैंक भी नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा अगली चीज पे आ जाते हैं। यहां तक हम लोगों ने देखा था, अब इसके आगे हमें क्या नजर आ रहा है, एक पैराग्राफ, ऐसे ही है। और अगर हम पूरी वेबसाइट को डिस्कस करेंगे तो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ, मैं साथ साथ जो बातें करता हूं नोट भी किया करो, इसलिए कि मैं साथ साथ सिर्फ कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप देख रहे हैं मैं हर कोडिंग में जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, उसके साथ मैं एसईओ को भी डिस्कस करता हूं आपसे, करता हूं ना, साथ में मैं एसईओ भी डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हमें कोडिंग से लेना देना कुछ नहीं है। आप कोई वेब डेवलपर नहीं बनने जा रहे हो, आप लोग एसईओ एक्सपर्ट बनने जा रहे हो यहाँ पर इस क्लास में। तो कोडिंग को हम इसलिए समझ रहे हैं, कोडिंग को ये जिस कोडिंग को मैं आपको लेकर जा रहा हूं, हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है ना इस पे। भाई इस पे जाएंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, करेंगे कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इन टैग्स की जरूरत है, जिससे आपको लग रहा है कि आपको कुछ वेब डेवलपमेंट का भी अंदाजा हो रहा है साथ साथ। हाँ, अब अगली चीज क्या है हमारे पास, पैराग्राफ्स। हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंटेंट है, ऐसे ही है ना, ये हमारी वेबसाइट का कंटेंट है जो किस तरह लिखा हुआ है, पैराग्राफ्स की शक्ल में। किसी भी जगह पर जो कंटेंट लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है भाई, पैराग्राफ की शक्ल में लिखा होता है। नंबर ऑफ पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ में क्या होता है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस, यही है ना। अब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट कैसा होना चाहिए। हमारी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो पैराग्राफ्स की शक्ल में होना चाहिए। हमारी वेबसाइट के कंटेंट में छोटे छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए। ऐसे ही है ना, जैसे आपको किसी भी चीज के कोई नोट्स मिले, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपको कोई नोट्स मिलते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के हैं या ग्राफिक्स के हैं, और वो नोट्स के 500 सफ़े हों और उन 500 सफ़ों के ऊपर कोई 170 पैराग्राफ्स हो, समझ आएगी आपको भाई। 170 पैराग्राफ्स को 170 को डिवाइड करो 500 पर, तो सिर्फ इतनी ब्लॉक्स बनेंगे ना। तो आपको एक ब्लॉक पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, तो आपको तो कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था, क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो रही बात। और फिर वो 170 पैराग्राफ्स में से हर पैराग्राफ में मैं ये कहता हूं कि भाई हर पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस है ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई उसके अंदर जो सेंटेंसेस हमने एक पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, जो 170 सेंटेंसेस का पैराग्राफ है, तो अब हम उस कहते हैं उसमें सेंटेंस कितने हैं भाई, उसमें सेंटेंस 6 हैं। अब इतना लंबा लंबा एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा, कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो गूगल भी यही कह रहा है, गूगल कहता है कि आप अपने ऑडियंस के लिए आसानी पैदा करें कि जब वो आपकी वेबसाइट को रीड कर रहे हो तो आपका बात उन्हें सुनाई दे। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंसेस लिखो, और हर सेंटेंस छोटा होना चाहिए, ताकि वो जब एक सेंटेंस मुकम्मल करे तो आपका मैसेज उस तक चला जाए। और आपकी जो इंग्लिश होनी चाहिए सेंटेंसेस में, वो आपने किसी को मुतासिर करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं लिखनी, आसान इंग्लिश लिखनी है, ताकि हर विजिटर को आपका मैसेज चला जाए।
क्योंकि अगर हर विजिटर आपका मैसेज नहीं पढ़ पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उसको पढ़ने के लिए वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगी, डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इग्नोर कर देगा आपकी वेबसाइट को। तो ये बेसिक रूल है। और एसईओ में हम कहते हैं कि कंटेंट का जो रोल होता है वो किंग का रोल होता है आपकी वेबसाइट में। यानी कि मेजर चीज़ क्या है? आपका कंटेंट ही है। यानी कंटेंट यूनिक होना चाहिए। कंटेंट, आपकी वेबसाइट का कंटेंट यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी से मैच नहीं, कंटेंट की बात कर रहा हूं, डिजाइन की बात नहीं कर रहा। आपकी वेबसाइट का डिजाइन यूनिक हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, मगर आपकी वेबसाइट का जो मैसेज है, कंटेंट है, राइटिंग जो की हुई है आपने, वो यूनिक होनी चाहिए। यानी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे लाकर पेस्ट कर दिया। तो फिर आप क्यों रैंक होंगे? तो वही रैंक होगा ना जिसका कंटेंट आप यूज करने लगे हो। नंबर 2, आपका कंटेंट पैराग्राफ्स की शक्ल में होना चाहिए। आपके पैराग्राफ्स छोटे होने चाहिए, सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए, और आपके कंटेंट के अंदर आसान इंग्लिश होनी चाहिए। ये कंटेंट लिखने का या कंटेंट लिखवाने का रूल है। और आपके कंटेंट में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स वही ना जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात कर रहा हूं, जिस पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने वाले हैं। तो हमारे कंटेंट के अंदर हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। और गूगल कहता है कि कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं होनी चाहिए। यानी कीवर्ड को ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कोई तकिया कलाम है कि भाई हर एक सेंटेंस में आप कीवर्ड लाते जा रहे हो। और विदाउट यूज, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी कोई ना कोई ओपेसिटी भी होगी। उसकी जो ओपेसिटी है वो तकरीबन 1 से 2.5% होती है। यानी आपका जितना भी कंटेंट है उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड कितना इस्तेमाल करो? बिटवीन 1% टू 2.5%। 1% कर लो, 2% कर लो, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा को हम बोलते हैं स्टफिंग करना, भर देना। वो गूगल इसको भी ठीक नहीं समझेगा। हमारे पास 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक को हम बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ और एक को हम बोलते हैं व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है, वो होती है एज पर गूगल स्टैंडर्ड्स। और जो ब्लैक हैट एसईओ होती है वो गूगल स्टैंडर्ड्स पे नहीं होती, वो क्विकली रैंक करने के लिए होती है। जो जब गूगल की बुक्स में ये बात आ जाती है कि भाई ये बंदा तो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स यूज कर रहा था, सो आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। और उसके बाद उस यूआरएल के साथ और उस कंटेंट के साथ आप कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाइट हैट एसईओ के लिए एक डोमेन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी और वेबसाइट का डिजाइन कंटेंट भी नया बनाना पड़ेगा। ये ऐसे ही है ना जैसे आजकल वो सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना, और पेज लाइक्स मिलते हैं, बोट के थ्रू मिल रहे होते हैं ना। तो इसी तरह बोट्स के थ्रू ट्रैफिक भी मिलती है। मुझे क्लाइंट का फोन आया था कि वो ये कह रहे थे कि जनाब हमें जो है ना वो 100,000 विजिट्स अपनी वेबसाइट पर चाहिए मंथली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आप कैसे देंगे, हमें चाहिए। अगर हमारी वेबसाइट महीने के बाद ब्लैक लिस्ट हो जाए, इसकी भी कोई परवाह नहीं है। हम फिर अगले महीने एक और वेबसाइट बना लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने घुमा फिरा के लोगों को, किसी को यहाँ तो ट्रैफिक दिखानी है, यहाँ वो ट्रैफिक सेल करता है कि भाई मुझसे ट्रैफिक ले लो बस। सो ये वाली स्ट्रेटेजीज हम यूज नहीं करते हैं, हम लोग व्हाइट हैट स्ट्रेटेजी। इस तरह की आपको बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स मिलेंगी जहां से आप कुछ डॉलर्स के अगेंस्ट ट्रैफिक बाय करोगे। सो ये ऑर्गेनिक मेथड नहीं है, इट इज नॉट एसईओ। ये ज़हन में रखना है, ये एसईओ नहीं है। एसईओ वो है कि जो रिक्वायर्ड बंदा आपकी साइट तक पहुंचता है, जो राइट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट तक आ रही है। जो राइट ट्रैफिक है वो तो कीवर्ड से ही आएगी, कीवर्ड्स के बगैर तो नहीं आएगी। ठीक है, तो अब अगली बात क्या आ गई? और ये कंटेंट कितना होना चाहिए, जरा इसको भी समझ लेते हैं। यानी कंटेंट की लेंथ। अभी हम कंटेंट की बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो बिल्कुल ही तस्वीरें होती हैं, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उन वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, और वो क्या है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन, बस। और बाकी की ऑप्टिमाइजेशन को हम फोकस, जैसे मैं कह रहा हूं ना, कंटेंट इज द किंग। गूगल कहता है कंटेंट इज द किंग इन एसईओ, कि एसईओ में कंटेंट जो है आपका किंग है। इसलिए कि कंटेंट के अंदर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो एक वेबसाइट है जो कि उसने बड़ी कलरफुल सी बनाई है और सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें हैं उसमें, और फिर वो ये कहे कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी नहीं आती है,
इसका मतलब क्या है कि उसकी वेबसाइट में कंटेंट ही कुछ नहीं है। बेशक आपने तस्वीरों की शक्ल में, बेशक आपने ग्राफिक की शक्ल में मैसेज देना है। आप देखें इस वेबसाइट में मैसेज है, ग्राफिक्स भी है ना। ये तो नहीं है कि ग्राफिक्स नहीं दे रहे हम लोग, ग्राफिक्स भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्राफिक्स लें या हम सिर्फ कंटेंट लिखें, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट लिखें तो भी गलत, सिर्फ ग्राफिक्स लें वो भी गलत। हमें दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। इसलिए कि हमने कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करना है और हमने ग्राफिक्स को भी ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, हमारा कंटेंट कितना होना चाहिए? हमारा मिनिमम कंटेंट जो है ना वो 500 से 600 वर्ड्स का होना चाहिए मिनिमम। अब जब मैंने आपसे कहा कि भाई हम कीवर्ड जो इस्तेमाल करेंगे वो परसेंटेज है, नॉट नंबर ऑफ कीवर्ड्स है। ऐसे तो नहीं है ना, मैंने नंबर ऑफ कीवर्ड्स नहीं बताए, मैंने बताया कि परसेंटेज ऑफ कंटेंट। सो मैंने कहा कि भाई 2.5% मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं ये नहीं कह रहा 4 कीवर्ड, 2 कीवर्ड, 3 कीवर्ड्स, 2.5% ऑफ कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कंटेंट की परसेंटेज आपका इस। अब मैं अगर ज्यादा कीवर्ड यूज करना चाहूं तो क्या करूं? कंटेंट बढ़ाएं। अगर मैं ज्यादा कीवर्ड यूज करना चाहता हूं तो मैं अगर मेरे पास कंटेंट भी कम है और मैं चाहूंगा कि बस बार बार कीवर्ड भी यूज करता जाऊं, तो फिर इट इज कॉल्ड स्टफिंग। इसको हम बोलेंगे कि स्टफ कर रहे हैं हम कीवर्ड्स को। ठीक है, अगर आपको ज्यादा कीवर्ड एडजस्ट करने हैं, अब हम कितना कर सकते हैं? ये तो मैंने मिनिमम बताया, कितना तो होना चाहिए। 900 800 एक अच्छा कंटेंट होता है। अबाउट 1500 वर्ड्स तक हम इसको लेकर जा सकते हैं। देखें, अब इतनी बड़ी किताब भी तो नहीं होनी चाहिए ना कि लोग पढ़े ही ना। और एक और चीज कि हम अगर हमें सिर्फ ये पता हो, जैसे हमें ये पता लग रहा है कि भाई 1500 वर्ड्स, मगर 1500 वर्ड्स मैटर ना कर रहे हो, मतलब उनकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, बल्कि साफ पता लग रहा हो कि आपने कीवर्ड्स के लिए ही इनको यूज किया है, वो भी गलत है। यानी आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए जिसे आप कन्वर्ट करें 1500 वर्ड्स में। ये नहीं है कि क्योंकि हमें कीवर्ड ज्यादा चाहिए, मतलब 200 वर्ड पे कीवर्ड्स कम, 500 वर्ड्स पे ज्यादा हो गए, 800 वर्ड्स पे और ज्यादा हो गए, 1000 वर्ड्स पे और ज्यादा हो गए, 1500 वर्ड्स पे तो बहुत ज्यादा कीवर्ड्स मिल गए आपको। परसेंटेज निकालते थे, आपको पता लगता जाएगा कि 1500 की परसेंटेज ज्यादा आएगी, 400 की परसेंटेज कम आएगी, क्योंकि परसेंटेज तो 2.5% ही है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन आपका जो मैसेज है वो भी ठीक होना चाहिए, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो रीडेबल भी होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इररेलिवेंट कंटेंट लिखना शुरू कर दिया क्योंकि कीवर्ड एडजस्ट करने, ऐसे नहीं है। तो इन चीजों को हमें सबसे पहले वेबसाइट बनवाते हुए देखना है। ये पहली चीज है जिसे हमें देखना है। क्यों? देखें, कीवर्ड से हम घेर घार के तो ले ही आते हैं, लोगों को ले आते हैं ना। जैसे अभी मैं कहूंगा मैं ले आऊंगा कीवर्ड पे, मैं आजकल एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूं, वो एक कीवर्ड पे ऊपर आ गई है, पहले नंबर पे भी आ गई है। अब वो पहले नंबर पर आ तो गई है, अब वो रिटेन कैसे करेंगे अपने कस्टमर को? कैसे करेंगे? अपने कंटेंट से। अगर उस वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट ही नहीं है, जैसे पीक सॉल्यूशन वालों ने कोई मार्केटिंग के 6-7 बंदे रखे हुए हैं कि जाओ भाई महीने के अंदर आपने ना डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स पकड़ पकड़ के लाने हैं, यहाँ पे ले आते हैं वो। अब वो जब इंफॉर्मेशन ऑफिस में जाएं और उधर से उन्हें कोई कन्विंस ना कर पाए तो मतलब फायदा तो कुछ ना हुआ ना। आप घेर कैसे रहे हो? वेबसाइट की ट्रैफिक कैसे ला रहे हो? कीवर्ड्स के थ्रू। चाहे वो गूगल ऐड चला के ला रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनिक ला रहे हो, आ तो कीवर्ड से ही रही है। लेकिन जब आपकी वेबसाइट पे आ गया, जब कोई आपकी वेबसाइट पे आ गया और आपकी वेबसाइट पर उसको वो चीज नहीं मिल रही जो वो चाहता था, तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉप होगा ना वो तो आपकी ट्रैफिक पे दोबारा नहीं आएगा। इसे हम बोलते हैं बाउंस रेट। यानी एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आए, अब आप कितने अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट बनवाते हैं। अब अच्छे तरीके का मतलब कभी भी डिजाइन नहीं है, याद रखिएगा। अच्छे तरीके का मतलब डिजाइन बिल्कुल नहीं है। अच्छे तरीके का मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट है। अच्छे तरीके का मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ कीवर्ड्स है, कि वो जो कीवर्ड की मदद से उधर तक पहुंचा है, क्या वो जो खरीदना चाह रहा था आपकी वेबसाइट उसे बेच भी रही है वो चीज, क्या नहीं बेच रही है? कि सिर्फ कीवर्ड से आपने ट्रैफिक लानी थी, बस ट्रैफिक लाने के बाद आपने उस चीज को डिस्कस ही नहीं किया उस पेज के ऊपर जिस पेज के ऊपर आप ट्रैफिक लेकर आए हो। तो परचेज कैसे होगी? परचेज तो नहीं होगी।
ये वो एलिमेंट है जिसको अक्सर डेवलपर मिस करते हैं। देखें, डेवलपर जो है ना वो डिजाइन बनाता है, डेवलपर जो है वो लेआउट बनाता है, डेवलपर मार्केटिंग नहीं जानता। उसे क्या पता व्हाट इज मार्केटिंग, उसको तो सिर्फ डिजाइनिंग का पता है कि भाई आपकी वेबसाइट का इंटरफेस कैसा होगा, सेक्शंस कितने होंगे, कॉलम्स कितने होंगे, कलर्स कैसे यूज होंगे, ग्राफिक्स कैसे होने चाहिए। लेकिन उसे C2A का तो नहीं पता, कॉल टू एक्शंस का क्या पता है उसको कि भाई कैसे कन्वर्जन कैसे होगी। कन्वर्जन के लिए आपको पहले प्लान बनाना है कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर बाउंस रेट कम से कम हो, ज्यादा नहीं, कम से कम हो। क्योंकि अगर लोग आपकी वेबसाइट पे आके रुकते हैं तो बाउंस रेट कम है, अगर लोग आपकी वेबसाइट पे आकर चले जाते हैं तो बाउंस रेट हाई है। आपका बाउंस रेट, ये वेबसाइट के बाउंस रेट को हम कैलकुलेट करते हैं, आपका जो बाउंस रेट होता है वेबसाइट का वो 40 या इससे कम होना चाहिए। अब ये वाली बात बहुत सारे क्लाइंट्स को समझानी बड़ी मुश्किल है। वो कहते हैं बस जी वेबसाइट पर आ जाए। अब एक मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है मेरे पास कोई गूगल ऐड चलवाता है, शायद मैंने आपसे पहले भी बात की थी, तो मैं पहले उसकी वेबसाइट देखता हूं। क्योंकि अगर आप गूगल ऐड चला रहे हैं तो गूगल ऐड अट्रैक्ट कैसे कर रहा है क्लाइंट्स को, कैसे कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है? नहीं, कंटेंट से नहीं कर रहा, अट्रैक्ट कैसे कर रहा है? कीवर्ड से कर रहा है। कीवर्ड यानी कि बंदा कीवर्ड लिखता है, पहले नंबर पर ऐड आ गया। अब विजिटर को वो चीज चाहिए थी, वो कीवर्ड चाहिए था, वो कीवर्ड उसकी प्रोडक्ट है, वो कीवर्ड उसकी सर्विस है, मतलब वो उसको चाहिए। अब वो जैसे ही उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाता है तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको ज्यादा लगे कि भाई ये तो वही चीज है जो मैं खरीदने आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लिक्स बढ़ते जाएंगे, कन्वर्जन नहीं होगी। क्लिक्स बढ़ते जाएंगे, कन्वर्जन नहीं होगी। अब आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि भाई ये क्लिक्स आ रहे हैं, कन्वर्जन क्यों नहीं हो रही है? देखें, एक क्लिक्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर रोजाना मैं कहूँगा 10 लोग मेरी क्लास में आ जाते हैं और वो कहते हैं भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है हमने। बेशक आपकी क्लास के नहीं है, वो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं और महीने के बाद पता लगे कि भाई कोई 300 लोगों ने मेरी ट्रायल क्लास ली थी और नेक्स्ट मंथ में पता लगे उन 300 में से कोई भी नहीं मेरे पास पढ़ने आ रहा। तो ये क्लिक्स ही है ना, तो क्लिक्स होने लगे हुए हैं मगर पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ यहां पे गड़बड़ है। अब यहां पे गड़बड़ को हमें देखना है, इट इज कॉल्ड बाउंस रेट। और इस बाउंस रेट को संभालने का तरीका क्या है? इस बाउंस रेट को संभालने का तरीका यह है कि इसमें जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है बताने में कि भाई हम ये चीज जो बेच रहे हैं, जो हमारा कस्टमर है उसको ये चाहिए, ये इस तरह दे सकते हो। जैसे मैं अगर आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं डिजिटल मार्केटिंग की, कि मैं ये कहता हूं कि भाई एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, तो उसका कस्टमर चाहता क्या होगा? वो यहां तो सर्विसेज चाहता होगा या ट्रेनिंग, दो ही बातें हैं ना, दो चीजें लेनी है उसने। अब उसने अगर सर्विसेज लेनी है तो जब वो मेरी वेबसाइट पर आएगा तो वो देखेगा कि भाई इसका पोर्टफोलियो कौन सा है और इसकी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, जो क्लाइंट्स इसके काम कर रहे हैं, वो इसके सोशल मीडिया के कौन से लिंक्स हैं, वेबसाइट्स के कौन से लिंक्स हैं। कोई गूगल ऐड चलाया हुआ तो मैंने शायद इसके स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हों। फिर अगर ये कोई ट्रेनिंग की बात हो रही होती तो मैंने एक यूट्यूब की छोटी सी विंडो लगाई हुई है आई फ्रेम की शक्ल से वहां पे, तो जैसे ही कोई बंदा मेरी वेबसाइट पर आता है तो कोई 30 सेकंड्स का मेरा लेक्चर चल पड़ता है। वेबसाइट पर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो सीखना ही तो चाह रहा था, सीखना ही चाह रहा था ना। उसने कहा क्या कॉलेज जाके ट्रायल लूंगा, यहीं से इनका एक ट्यूटोरियल देख लेता हूँ। 30 सेकंड का ट्यूटोरियल देखेगा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? डाउनलोड लेक्चर कंटेंट। उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस, कितना कुछ आ रहा है। फिर एक लिखा हुआ आ रहा है व्यू फॉर मोर लेक्चर्स, वो उसको ले जाता है सीधा यूट्यूब के ऊपर या मेरे ही दूसरे पेज पर ले जाता है, वहां पर यूट्यूब चल रहा है। अब इंगेज करने के लिए कितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको ले आया हूं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, और उसके ऊपर कोई बंदा आए वेबसाइट पर और वहां पर कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखा हो कि भाई 1980 में ये कंपनी बनी थी, ये इसके मालकान है, ये हो रहा है, ठीक है, ये सर्विसेज हम दे रहे हैं, बात खत्म हो गई। कैसे क्लिक्स होंगे, कैसे कन्वर्जन होगी? नहीं होंगी, बिल्कुल कन्वर्जन नहीं होंगी, क्योंकि आपने उस बंदे का मसला हल नहीं किया। अगर तो वो सर्विसेज लेने आया था तो उसको आपका पोर्टफोलियो देखना है, अगर वो ट्रेनिंग लेने आया था तो उसको कुछ ट्रायल क्लासेस देखनी है। ये मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज की आप जब एसईओ करोगे या गूगल ऐड रन करोगे, दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी की एसईओ करेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है गूगल एड्स रन, क्योंकि क्लिक करने से तो उसने वेबसाइट पे आ जाना है
और बाद में हम जब एनालिसिस कर रहे हो कि भाई इसका तो बाउंस रेट बहुत हाई है, वेबसाइट का बाउंस रेट, अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि वेबसाइट का बाउंस रेट वेबसाइट डिजाइन से ताल्लुक रखता है कि एसईओ से रखता है? डिजाइन से ताल्लुक रखता है और कंटेंट से ताल्लुक रखता है। एसईओ का बंदा क्या करने वाला है? एसईओ का बंदा तो ये कर रहा है कि भाई एसईओ फ्रेंडली हो जाए और ट्रैफिक आ जाए। अब वो ट्रैफिक तो ले आया, कन्वर्जन एसईओ का बंदा नहीं ला सकता। कन्वर्जन आपका कंटेंट लेकर आएगा। और अगर हमने गूगल ऐड चलाया हुआ, कॉल ऐड चलाया हुआ, अब फॉर एग्जांपल मैंने कॉल ऐड चलाया और एक दिन में 6 फोन जाते हैं, लेकिन वो बंदा मुझे अगले दिन कहता है कि भाई किसी ने भी मुझसे चीज़ खरीदी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा फ़ोन अटेंड कर रहा था उस बंदे ने सही तरीके से उसको गाइड नहीं किया। इसमें गूगल ऐड वाले का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गूगल ऐड ने क्या करवाया? कॉल्स करवा दी, यानी गूगल ऐड से कॉल आ गई, कॉलेज में फ़ोन आया, उन्होंने कहा जनाब हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। इसका तो मतलब है बिल्कुल राइट क्यूरी आई है ना। हाँ, यहाँ तो क्यूरी ऐसी आई हो ना कि भाई कौन है आप, कहाँ से बोल रहे हैं, ये क्यों, ये मैंने मैसेज क्या है, आप क्या बेचते हैं, कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते हैं आपसे। इसका मतलब है गलत क्यूरी है या रॉन्ग क्यूरी आ जाए, मतलब वो कोर्सेज की क्यूरी ही ना हो, वो कहे भाई ये यूनिवर्सिटी का नंबर है, ये रेस्टोरेंट का नंबर है, इस तरह की बातें हो। इसका तो मतलब है कि जिस बंदे ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया वो गलत किया। लेकिन एक बंदा अगर यह कहे कि जनाब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है और 10 क्यूरीज आए और कन्वर्जन ना हो रही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लाइंट है वो कन्विंस नहीं कर पा रहा। तो हमें कन्वर्जन को भी देखना है। हमें पहली चीज, हम क्या कर रहे हैं, एसईओ के बंदे क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक ला रहे हैं। एसईओ के बंदे क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक ला रहे हैं। कन्वर्जन उस प्लेटफॉर्म से होनी है। इसलिए हम सबको यह बताते हैं कि आपकी वेबसाइट को एसईओ करने से पहले आपको देखना है कि उसका बाउंस रेट कैसा है। आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट अगर 70% है, 65% है, इसका मतलब है बहुत हालात खराब है। इस मीन आपने सही कंटेंट नहीं लिखा हुआ। आपको अपनी वेबसाइट को बाउंस रेट को 40 के करीब करीब लेकर आना है। जो अच्छा बाउंस रेट होता है वो 1 to 40 का होता है, और अगर 40 से कम है तो इसका मतलब है बहुत अच्छी वेबसाइट है। अब आप किसी को घेर के यहां ले आते हो अगर, तो कन्वर्जन के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा है ऐसी वेबसाइट। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जी हम पैराग्राफ पे वापस। अब एज एसईओ एक्सपर्ट हमने पैराग्राफ्स कभी भी नहीं लिखने, आपको पता लग गया होगा। हाँ, ये मेरे पास आया है लिखा हुआ, तो मैंने ये देखना है कि क्या ये एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या इसमें इनके कीवर्ड्स डील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि ये 2 पैराग्राफ्स मुझे लगते हैं ठीक नहीं है, तो मैं इन 2 पैराग्राफ्स को इसी सीन में रीराइट करूंगा और नए पैराग्राफ्स लिखूंगा, उसी तरह जैसे मैंने उसकी साइंस बताई है आपको। और फिर अगर आप बीच में देखो तो क्या किया हुआ है, अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो देखिएगा जरा टाइटल क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ओके, उसके बाद अगर आप इसकी हेडिंग स्टाइल देखें तो क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ओके, फिर आप इस पहले पैराग्राफ में आए तो स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। नीचे भी लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब आपको अंदाजा हो गया ना कि क्या कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये किया है कि जो इसका प्राइमरी कीवर्ड है उसको इतना ज्यादा डिस्कस किया है कि क्राउलर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हमारा कीवर्ड चला गया। इवन अभी यहाँ पर एक जगह पे नहीं किया हमने, ये क्या लिखा हुआ है, होम, होम लिखा है ना, सबको पता है ना होम का बटन क्या करता है, मेन पेज पर आ जाता है, लैंडिंग पेज पर आ जाता है। मैं एक काम और भी करता होता हूँ, वो क्या, मैं होम के बटन को भी रिमूव कर देता हूँ और क्या लिखता हूं यहां, प्राइमरी कीवर्ड। क्या कीवर्ड है इसका, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। और एक जगह मिल गई ना हमें, और ये वो जगह है जो कंटेंट नहीं है। अभी हम कह रहे थे ना 2.5%, ये मेन्यू जो है ना आपका, ये उस हिस्से में शामिल, कंटेंट में शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने क्राउलर को इतनी जगहों पर अपना कीवर्ड बता दिया कि भाई कुछ ना चाहते हुए भी वो क्या करेगा, हमारी वेबसाइट को ही रैंक करेगा। ये हम साथ साथ पैरेलल एसईओ की डिस्कशन भी करने लगे। ठीक है, यानी अब आपको एक चीज और, हाँ अलबत्ता अगर आपका कीवर्ड लंबा चौड़ा है जिससे कि आपके मेन्यू का डिजाइन खराब हो रहा हो, फिर तो हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे ना। जैसे मैं कहूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो मैं कहता हूँ भाई यूं कर लेते हैं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज।
जैसे है बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स इन लाहौर, तो मैंने क्या कह दिया MEP कंसल्टेंट्स, या मैंने क्या कर दिया बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स। तो अब क्या हुआ, मेरे कीवर्ड भी बीच में एडजस्ट हो गए मेन्यू में। आप मेन्यू एक ऐसी जगह है कि यहां पर आपकी काउंट में नहीं आएगा अगर आप कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे तो, ठीक है। तो अब मैं वेबसाइट में जाकर चेंज करूंगा। अब ये लिखा कैसे हुआ जरा ये समझ लेते हैं। ये जो दो पैराग्राफ्स हैं ये एक्चुअली किस में लिखे हुए हैं, पी के टैग में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो मैं एग्जांपल के तौर पर ये आपको प्रैक्टिस कराता हूं, लेकिन मैंने आपको कहा कि जब हम एसईओ करेंगे तो हम बिल्कुल ये फाइलें क्रिएट नहीं करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, बनी हुई फाइलें हमारे पास आएंगी। रेंज में इधर आया और मैं यूं करता हूं, पहले वाली हेडिंग पे ही आ जाता हूं, जहां लिखा हुआ है हेडिंग स्टाइल 1। चलिए यहां पर भी मैं वही लिख देता हूं जो वहां लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे बात खत्म हुई। ओहो क्या हो गया, इक्विपमेंट प्रोफेशनल के PRO, ओहो आर मिसिंग हो गया। चलो जी आर भी आ गया, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट आ जाए इधर वापस, इसमें आए जी। ये जो आपने ब्लॉक्स बनाए हुए थे, पैराग्राफ्स बनाए हुए थे, उनको जो टैग को आपने जब इनको आइडेंटिफाई करना होगा तो आपको P के टैग को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसलिए मैं ये टैग्स बता रहा हूं आपको। ये टैग हमने लगाने नहीं है, ये सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई कर सके। जैसे ये वेबसाइट है तो इस वेबसाइट में से मुझे देखना है ना कि मुझे इस हिस्से पर भी आना था, तो भाई ये क्या होगा, ये P का टैग होगा। क्या होगा, ये P का टैग होगा। ये आ जाए वापस और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। जरा इसको सेव करें और इस फाइल को चलाएं दोबारा से। यहाँ नहीं, ऊपर आ गया, पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हो ना, एक्चुअली हेडिंग स्टाइल का ये डिजाइन है। अब आप नोट करें, मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई मैंने वहां पर हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल किया हुआ है H1, उसका तो स्टाइल बिल्कुल ये नहीं है। सो हमने वेबसाइट के डिजाइन को छेड़ना ही नहीं है। जहां पर उसने ये स्टाइल यूज किया होगा मैंने सिर्फ क्या कर देना है, उसको कोट कर देना है इसके अंदर। किसके अंदर, H1 के अंदर। जैसे आप कोटेशन लिखते हो तो डबल कोट्स लगाते हो ना, स्टार्ट पर एक डबल कोट्स एंड पर, तो मैंने क्या करना है H1 स्टार्ट पर लगाना है और इसके एंड पर, स्टाइल के एंड पर जाकर H1 को क्लोज कर देना है। गूगल कहेगा फाइन मुझे मिल गया H1, ठीक है। अच्छा अब अगली चीज क्या थी, मैंने कहा था भाई ये इसने कंटेंट तो लिखा हुआ है, इसके अंदर वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। देखा अब आपने कि हमने ये कंटेंट कैसे लिखा। ये कंटेंट हमने ऐसे लिखा कि इसके अंदर हमारा कीवर्ड आ जाए। तो इसके अंदर हमारा कीवर्ड आ गया। अब गूगल कैसे देखे, अब देखें, अब ये थोड़ी देर के लिए भी समझते हैं कि गूगल कीवर्ड्स को पहचानता कैसे है। मतलब गूगल के नजदीक क्या कीवर्ड्स है। गूगल अपने फॉर्मेट से कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। एक फॉर्मेट कौन सा है, हेडिंग स्टाइल। एक फॉर्मेट है इसके पास बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। अगर आप इस वेबसाइट को देखो, ये देखिए वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा हुआ है ना। मतलब गूगल के मुताबिक प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट कीवर्ड नहीं है यहां पर। वो ये देख रहा है कि हेडिंग स्टाइल जिसको लगा है वो कीवर्ड है, जिसको बोल्ड का टैग लगा है और जिसको स्ट्रॉन्ग का टैग लगा है वो कीवर्ड है। तो ये क्या है जी, ये आ गया। ये इतना हिस्सा हमने क्या किया हुआ, इसको इतने हिस्से को हमने किया हुआ कीवर्ड। मैंने क्या यूज, भाई वर्ड यूज करते हो ना आप सब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो जो बोल्ड होता है उसको बोल्ड कह सकते हैं या स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, यानी एक ही बात है। मैं दो नाम ले रहा हूं उसके, इसलिए दो नाम ले रहा हूं कि HTML में इसके दो नाम है। एक पुराना जो टैग है वो बोल्ड का है, और जो अपडेटेड टैग है, अगर बहुत पीछे चले जाएं तो उससे पहले सिर्फ बोल्ड होता था, B का टैग, और अब जो है वो स्ट्रॉन्ग का टैग भी है। दोनों इक्वल हैं, दोनों ही बोल्ड कर रहे हैं। अब क्योंकि दोनों HTML के टैग हैं और इनमें से कोई टैग रिटायर भी नहीं हुआ अभी तक, जिसका मतलब क्या हुआ, गूगल दोनों को ही कंसीडर कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब बहुत बड़ा कंटेंट लिख रहे होते हैं तो कहीं पर हम बोल्ड कर देते हैं और कहीं पे हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही टैग्स बोल्ड करने के लिए, बाय बिहेवियर दोनों टैग्स बोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब हम इधर आते हैं वापस, और हमने कहा भाई कहाँ लिखा हुआ है बोल्ड।
वी आर लीडिंग, ये मैं पी के पहले आया और यहां आकर मैंने लगा दिया आगे जी स्ट्रॉन्ग, लग गया स्ट्रॉन्ग। इसे कहां पे खत्म होना चाहिए, यहां पे, यहां पर स्ट्रॉन्ग स्लैश कर दें, कर दिया। अच्छा अब जरा एक साइंस और समझें। जैसे हम ये कहें कि मैं कुछ टैग इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको मैं क्लोज कर रहा हूं, ऐसे ही है। कुछ टैग्स में मैं क्लोज नहीं भी करता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो HTML टैग्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक टैग्स को हम बोलते हैं सिंगुलर टैग्स और एक को हम बोलते हैं पेयर टैग। यानी एक टैग जो है वो पेयर की शक्ल में है, मतलब पेयर बना हुआ है उसका, और एक सिंगुलर है। चेक करें जब कोई सिंगुलर टैग हमने यूज किया है कि नहीं किया हुआ, पढ़ा कोई? कोई बता सकता है मुझे सिंगुलर टैग हमने कोई पढ़ा? हाँ, BR नहीं पढ़ा। पढ़े हुए टैग्स को देखें, स्क्रीन पर देखें जरा, जो मैंने टैग्स लगाए हैं उनको देखें, है कुछ? इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ है। पी का टैग नो, पी को मैंने क्लोज किया होगा। गुड। जो हमारे पास लिंक का टैग है ना, जो हमारे पास लिंक का टैग है, ये जो लिंक का टैग है ये पेयर टैग नहीं है, ये सिंगुलर टैग है। आप देख रहे हो इसको मैंने साथ ही क्लोज कर दिया। तो जो अब मैंने साथ क्लोज इसलिए किया कि गूगल को पता लग जाए, HTML वैलिडेटर को पता लग जाए कि भी टैग को मैंने क्लोज किया। लेकिन ये सिंगुलर टैग है। अभी तक जो हमने टैग्स पढ़े हैं उनमें से ये सिंगुलर टैग है। तो सिंगुलर टैग को हम इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। देख लिया ना कैसे क्लोज किया। और जो पेयर टैग है वो क्या है, वो पेयर की शक्ल में बना हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैं कहूं हेडिंग स्टाइल, हेडिंग स्टाइल जो है ना वो पेयर टैग है। भैया आप एक हेडिंग लगाते हो तो हेडिंग कहीं पे खत्म हो रही है ना, फिर उसका कंटेंट शुरू होने। तो अगर आप उसे खत्म ही नहीं करते, जैसे मैंने लिंक को क्लोज किया, अगर मैं इस तरह क्लोज करूंगा उसको तो गड़बड़ हो जाएगी। उसे कैसे पता लगेगा कितने हिस्से को हेडिंग लगानी है? तो कुछ टैग्स ऐसे हैं जिसमें हमें अपनी सिलेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि भाई इतना हिस्सा है बस, इसके बाद इसे अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो वो वाले कहलाएंगे हमारे पास पेयर टैग्स। उनमें से अभी हमने हेडिंग स्टाइल्स पढ़ा, सारे के सारे पेयर टैग्स थे, ठीक है। टाइटल जो था वो भी पेयर टैग था। और अभी हमने पढ़ा पी, ये भी पेयर टैग है। और उसके बाद हमने देखना है स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, ये दोनों भी पेयर टैग्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इनको भी ब्लॉक करना है हमें, ठीक है। हो गया क्लोज। मैं चाहूं तो इसे स्ट्रॉन्ग कर लूं और चाहूं तो इसे बोल्ड कर दूं। बोल्ड के लिए बी का टैग होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए पूरा स्ट्रॉन्ग का वर्ड होगा। तो मैं मिक्स कर सकता हूं इन दोनों टैग्स को। मतलब मैंने कुछ 6 दफा बोल्ड करना है तो मैं हो सकता है कहीं बोल्ड यूज कर लूं और कहीं स्ट्रॉन्ग। चलिए एक दूसरा भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो मैं कहता हूं ये भी मेरा कीवर्ड है फॉर एग्जांपल। तो अब इसको मैं यूज कर लेता हूं साथ में वी, सेव करें और इसको अपडेट कर लें। सॉरी, इसको अपडेट कर लें। फर्क पड़ा है? बोल्ड हो गए ना बीच में से, और एक ही तरह के बोल्ड हुए। फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि उसमें मैंने पहला वर्ड कैपिटल किया हुआ है, जबकि अगले वाले में पहला वर्ड कैपिटल नहीं है, तो उसकी विड्थ हमें कम लग रही है इस वजह से। अदरवाइज दोनों का बिहेवियर जो है वो बोल्ड का ही है कि हमने इंक को डार्क किया हुआ है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो भाई ये जो हेडिंग स्टाइल नंबर 6 है, इसका साइज और बोल्ड वाले का साइज एक जैसा हमें फील हो रहा है ना। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या भाई ये हेडिंग स्टाइल क्यों ना यूज कर लें, सो आपने ये समझ लेना है कि ये इल्लीगल होगा, बिल्कुल इल्लीगल होगा। हेडिंग स्टाइल्स हैं ये कंटेंट में शामिल नहीं हो सकते।
अगर आप इन्हें कंटेंट में शामिल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप गूगल के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं। यानी आपके हेडिंग स्टाइल्स किसी भी तौर पर आपके पैराग्राफ, यानी हम ये कहेंगे कि हेडिंग स्टाइल्स पैराग्राफ के हेडर्स हैं, पैराग्राफ नहीं। पैराग्राफ नहीं हो सकते किसी भी शक्ल में। तो अगर हम इन्हें अपने पैराग्राफ्स में बोल्ड डॉक करने के लिए यूज करें कि भाई ये भी बोल्ड कर रहा है तो इसी को यूज कर लेते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यानी ये फिर आप गूगल के अगेंस्ट चले जाएंगे और आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब जरा आगे आते हैं वेबसाइट पे वापस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब काफी सारी चीजें डिस्कस होगी इस वेबसाइट से मुताल्लिक। टेक्स्ट देखें, कंटेंट ही कंटेंट है ना, बार बार आ रहा है हमारे पास। ये भी कंटेंट है, ये भी वही कंटेंट है जो ऊपर आया है। अब जो चीज पीछे बच गई, एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? इमेज, तस्वीरें बच गई ना। नहीं 1500 वर्ड से नहीं ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये रैंक वेबसाइट है, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी रैंक वेबसाइट है। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखते हैं तो ये वेबसाइट पहले नंबर पर आने लगी हुई है। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाते हैं। तस्वीरें, इमेजेस आपने अब देखने, अब जैसे मेरे को ये वेबसाइट आई हुई है मेरे पास, अब मैंने इसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन देखनी है। वेबसाइट का नाम लिखने लगो, देखते हैं मैंने सही नाम लिखा है कि गलत लिखा है। चलो एक काम कर लेते हैं, कारपेट। अब हम इमेज की बात कर रहे हैं ना, जरा सबसे पहले मैं इस इमेज पे करता हूं क्योंकि आज मैंने इस इमेज पे काम किया। इस इमेज पे राइट क्लिक करते हैं। ये बैकग्राउंड म्यूजिक किसका है, बंद कर लें जी। इस इमेज पे मैं क्लिक करता हूं, सेव इमेज एज। इसका नाम पढ़े जी, नाम लिखा हुआ आ रहा है कारपेट डैश वॉशिंग डैश सर्विसेज डैश इन डैश लाहौर। इसका मतलब क्या हुआ? कीवर्ड नाम में इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि अपने नाम भी इमेजेस का चेंज करने हैं। जब मेरे पास वेबसाइट आएगी तो मैंने इनके नामों को भी चेंज करना है। तो मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट तो पहले ही अपलोड हुई होगी, ये पता लग रहा है ना, वेबसाइट तो अपलोड होगी। इसका मतलब मुझे पहले ये देखना है कि भाई इन वेबसाइट के इमेजेस कैसे हैं और इनके नामों को भी मुझे करना है। और इसकी टाइप देखें क्या लिखी हुई आ रही है आगे, वेब पी। ये भी हम सब कुछ इमेजेस में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब मैंने इसको तो चेंज कर दिया, अभी इसको भी मैंने करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूं और इसको सेव इमेजेस करें जी। इसका नाम पढ़े, कुछ समझ आ रहा है क्या नाम है? नहीं समझ आ रहा ना, ठीक है। तो ये डिजाइनर ने नाम रखा हुआ है। मैं क्या, ये नाम डिजाइनर ने रखा हुआ है, डेवलपर ने रखा हुआ है। डेवलपर को नहीं पता कि नाम कैसे रखने हैं, ठीक है, ये हमें पता है कि नाम कैसे रखने हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजें एक किस्म की, मैं इसको रीडिजाइन ही करने लग पड़ा ना वेबसाइट को, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर रीडिजाइन नहीं कर रहा, मैं इसकी चीजों को सिर्फ रीडिजाइन करने वाला हूं। अब मैं करूंगा क्या, इसके इमेज को डाउनलोड करूंगा, उसका नाम चेंज करके फिर इसको इस्तेमाल करना है यहाँ पर, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज सेव। ये वेबसाइट सेव होगी फाइल। अब इसको राइट क्लिक करके सेव करें। ये भी जेपीजी है और ये भी जेपीजी। ये जेपीजी नहीं है ना, इसकी टाइप क्या है जी, वेब पी। अभी तक आप लोग आमतौर पर हम दो वेब इमेज फॉर्मेट पे ज़्यादा कंफर्टेबल है,
पीएनजी और जेपीजी, इन्हीं में दो बात करते हैं हम ज़्यादा, ठीक है। आपको पता लगे क्या काम करना है हमने इमेज में, मैंने इसका नाम भी बदलना है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है और इसके साइज को भी मैनेज करना है। अगर फॉर एग्जांपल इसका साइज बड़ा हो, जैसे मैं आपको इधर आकर दिखाऊंगा, वेबसाइट ओल्ड इमेजेस पर आए, कितना साइज है 641 KB, किलोबाइट्स लिखा हुआ है। ये अभी मैंने ये इमेज अपलोड किया हुआ जो आप वहां देख रहे हो, वो ये वाला इमेज है। इसका साइज कितना है अबाउट 177। अभी मैं इसको और भी छोटा करना चाहूं तो कर सकता हूं, यानी गूगल रिकमेंड करता है अबाउट 100 to 200 किलोबाइट्स आपके इमेज का साइज होना चाहिए। इससे बड़े बड़े इमेजेस आपने नहीं बनाने ऑनलाइन। अच्छा, अब इमेज कौन सा होना चाहिए, इमेज फॉर्मेट क्या होने चाहिए। इमेज फॉर्मेट जो पीएनजी है आप सब उसमें यूज टू हैं, जेपीजी भी सब जानते हैं, वेब पी का नाम शायद कम लोगों ने सुना होगा। और वेब पी के लिए हमारे पास कोई एडिटर भी नहीं है, यानी मैं फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में कहीं जाकर वेब पी पे काम नहीं कर सकता। वेब पी प्योरली एक फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट है जिसको सिर्फ ब्राउजर्स सपोर्ट करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर्स। यानी अगर मैं वेब पी की फाइल बनाऊं और उसे एक्सेल में ऐड करूं, नहीं होगी। अगर मैं वेब पी की फाइल बनाऊं और उसे यूट्यूब थंबनेल पे यूज करूं, नहीं होगी। अगर मैं वेब पी की फाइल बनाऊं और मैं ऐसे कहूं कि भाई मैं उसे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपने वो लेटर पैड में यूज करना चाह रहा हूं, नहीं होगी। ये कहां यूज होगी, सिर्फ और सिर्फ क्रोम में यूज होगी, किसी भी गूगल ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पर, इंटरनेट ब्राउजर पर, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, ये अपनी आउटपुट सिर्फ इस पे दिखाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ने इसकी फंक्शनैलिटी कम कर दी कि भाई इसने आना ही इधर है सिर्फ, इस वजह से इसका साइज भी कॉम्पैक्ट हो गया। इस इमेज फॉर्मेट को गूगल कहता है, ये बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट है और गूगल इसे बोलता है कि नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, ये नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है, ठीक है। इसका मतलब भाई फोटोशॉप में तो ऑप्शन ही नहीं है सेव करने की, इलिस्ट्रेटर में तो ऑप्शन ही नहीं है सेव करने की, तो इसको हमने बनाना भी ऑनलाइन ही है। अब मैं आपको इमेजेस को हम अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं, अभी मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। क्या जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर, 2-3 चीजें आपने देखनी है। मैंने लिखा है जेपीजी टू इमेज कन्वर्टर, तो एक वेबसाइट आ गई है, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। जेपीजी टू पीएनजी आ गई, सिंपली इस पर जाएंगे, यहां पर जाकर अपनी जेपीजी फाइल देंगे और उसे कहेंगे भाई इसको पीएनजी बना। सेम इसी तरह मैं लिखूंगा जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर, तो वो क्या करेगा, मेरी जेपीजी फाइल को वेब पी। इसका मतलब मैं जो अभी आपको दिखा रहा था वो मैंने ऐसे ही किया होगा, अभी मैं आपको जो दिखा रहा था वो ऑनलाइन ही किया होगा, उसके लिए कोई मैं एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा हूं। उसके बाद देखें जरा, जी अब मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर, ठीक है। इमेज कंप्रेसर का क्या मतलब है कि इमेज को कंप्रेस करेगा, छोटा करेगा। देखते हैं जी, पहले ही नंबर पर एक वेबसाइट आ रही है ऑप्टिमाइजिला, हाँ, ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसमें आए, इस पे आ जाते हैं। जी क्या हुआ, कंप्रेस हो गई है, कितनी कर दी उसने, -27%। ओके, एक और करते हैं, इसका साइज है जी 618 किलोबाइट्स।
इसको देखते हैं। कितनी हो गई? 68%। 68% रिड्यूस होगी, इसका मतलब है अच्छा खासा साइज छोटा हो चुका होगा इसका। तो आप क्या करो, सबसे पहले इमेज कंप्रेस कर लो, जो भी अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड इमेज है, हमने उस इमेज को देखें, मैं वेबसाइट के इमेज को कुछ नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने वो जो कारपेट की तस्वीर लगाई थी, हमने उसी कारपेट की तस्वीर को रीयूज किया है। सबसे पहले क्या किया, उसे कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसे वेब पी किया, तो वो 600-700 से तकरीबन 150 किलोबाइट्स पर उसका साइज आ गया, तो काफी छोटी होगी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट के रैंक होने की एक वजह यह भी है कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होती है कि नहीं होती है, और आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होती है कि लेट लोड होती है। इसमें रोल किसका है? स्पीड में रोल किसका है? कंटेंट्स का, एलिमेंट्स का। और इनमें जो सबसे हैवी एलिमेंट है आपका टेक्स्ट, तो इतना हैवी नहीं है जितना हैवी एक तो फोन्ट्स होंगे और दूसरे नंबर पर इमेजेस या वीडियोस। तो हमें कोशिश करके, यानी हमें सबसे पहले काम क्या करना है, इमेज कंप्रेस भी करने हैं और इमेज गूगल फ्रेंडली भी करने हैं। अभी और भी बहुत कुछ इमेजेस पर होना है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे। अभी मैंने आपको 2-3 चीज़ें, और आप ये देख रहे हैं कि मैं कोई ये नहीं कहता हूँ उस वेबसाइट पर चले जाओ या उस वेबसाइट पर चले जाओ, कुछ भी नहीं कहता मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड लिखता हूँ। एसईओ वाले बंदे का तो यही काम है ना, जो भी ढूंढना कीवर्ड से ढूंढो भाई। हम लोगों को भी तो यही करते हैं, कीवर्ड से कहते हैं आपको ढूंढेंगे लोग, तो मैं हमेशा कीवर्ड लिख के चीज लाता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, पहले क्या लिखा पहले मैंने लिखा इमेज कंप्रेशन टूल्स। तो जो पहली 2-3 साइट्स आई मुझे पता है कि वो अच्छी साइट होगी। फिर मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर, मुझे पता है कि पहली 2-3 साइट्स जो होंगी वही अच्छी साइट्स होंगी। फिर मैंने क्या लिखा, जेपीजी या पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर, ठीक है। तो उसने क्या किया, गूगल कह रहा था कि भाई अगर आप अपनी वेबसाइट्स को 3rd जनरेशन इमेज फॉर्मेट्स पे ले आओगे तो मैं और ज्यादा रेकमेंड करूंगा, लेकिन ये याद रखना है कि आपने वेब पी फेविकॉन को नहीं करना। अगर आप फेविकॉन को वेब पी करोगे तो आपका फेविकॉन लाइव होकर शो नहीं होगा। आपने फेविकॉन को हमेशा पीएनजी ही रखना है। इसके अलावा आपके जितने भी, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कंप्रेस ही तो कर रहे हैं, तो फेविकॉन को तो कंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो ऑलरेडी इतना छोटा करके वेबसाइट पर आ रहा है, आइकन की शक्ल में तो आ रहा है, तो उसके तो लोड होने का इश्यू ही कोई नहीं है, ठीक है। सो आपने फेविकॉन को कभी भी छोटा नहीं करना। सो आज के लेसन में जरा एक चीज और भी देख लें दोबारा से, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। मैं इस वेबसाइट को यूज करता हूं, पिक्सेलेट को ज्यादा, और भी नीचे भी आ रही हैं साइट्स, मुझे ये सबसे अच्छी लगती है। बेशक ये पहले नंबर पर आ रही हो या तीसरे चौथे पर कभी चली जाए, लेकिन मुझे अच्छी यही लगती है, ठीक है। मैं हमेशा इससे करता हूँ। सो मैं इस पर आता हूँ, कह रहा चूज फाइल, मैं कहा आपको एक दो प्रैक्टिकल करके देख लें। मैंने कहा भाई इधर से करो इसको, ये लिखा हुआ है जी कन्वर्ट टू वेब पी, इस पर क्लिक करें। और वेब पी कन्वर्ट होने के बाद ये नहीं समझिएगा कि शायद इसकी रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी, स्क्रीन रेजोल्यूशन बुरी हो जाएगी इसकी, कुछ नहीं होगा। और दूसरी एक और चीज भी याद रखें कि आपकी जो ग्राफिक्स है वो सड़क के ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। आपकी ग्राफिक्स ने कहाँ नजर आना है? आपकी ग्राफिक्स ने मोबाइल पे नजर आना है, मोबाइल पे लोग वेबसाइट्स खोल रहे हैं ना ज्यादा आजकल, तो या डेस्कटॉप पे नजर आना है, तो वो फुल स्क्रीन में तो वैसे भी नजर नहीं आनी है। तो ग्राफिक्स का रोल है ही नहीं है यहाँ पर कोई इतना ज्यादा, मतलब पुअर ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए। लेकिन ये नहीं समझना आपने कि भाई इसने 700 किलोबाइट से अगर 200 किलोबाइट्स कर दिया तो शायद इसकी रेजोल्यूशन बुरी हो जाएगी, तो विजिटर्स पे इंप्रेशन नहीं डालेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कि इस इमेज में तो नजर ही छोटा सा है भाई, इस पूरी स्क्रीन पर एक वेबसाइट ने खुलना है, ऐसे ही है ना, तो उसके अंदर इमेजेस भी होंगे, तो कितने बड़े इमेजेस हो जाएंगे, फुल स्क्रीन तो नहीं है ना। तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं लाना ज़हन में कि यार ये तो इमेज खराब हो रहे हैं हमारे, इमेज, क्योंकि इमेज खुलने ही छोटे हैं, खराब तो तब होंगे कोई बंदा जब मैक्सिमम बड़ा करता जाएगा देखा भाई कितनी अच्छी क्वालिटी नजर आ रही है। किसी ने आपकी इमेज को बड़ा करके नहीं देखना, उसने आपके इमेज का मैसेज देखना है सिर्फ वेबसाइट के ऊपर बस, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी, डाउनलोड,
ये देखिए 135 किलोबाइट्स हो गया, ये 700 किलोबाइट्स थी। तो जैसे ही हमने इसको वेब पी किया, एक पहली बात तो ये है कि गूगल फ्रेंडली हो गया, कि गूगल ने कहा था मुझे चाहिए वेब पी तो मैं ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा, तो एक तो ये गूगल फ्रेंडली हो गया, ठीक है। ये गूगल प्रोफाइल आ रही है पहली, ये क्या आ रही है, उसी की वेबसाइट आ रही है पहले नंबर पर, दो चीजें हो गई। अब ये पहले नंबर पर आ गई है, ठीक है। मेरा ख्याल है कोई 2-4 हफ्ते पहले मैं आपको दिखा रहा था, ये नीचे थी थोड़ी सी, तो एकदम ऊपर ग्रो किया ना इसने। अच्छा, उसके बाद आगे इमेजेस पे है, पहले नंबर की इमेज देखें, इसका मतलब क्या हुआ, पहली प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हुई, फिर गूगल पर वेबसाइट ऑप्टिमाइज भी हो गई हुई है। अब हम ये कह रहे हैं गूगल इमेजेस के ऊपर इमेज भी ऑप्टिमाइज हो चुका हुआ है, ये इमेज भी इसकी वेबसाइट से निकल रहा है। ये कौन सा इमेज है, क्लिक करें इस पे जरा, अभी खुल के आपके सामने आएगा कि कहां से आया, और आपने इसके कीवर्ड को देखना है कि कैसे यूज हुआ हुआ है। ये लेस देन 2 मंथ्स रैंक हुआ है। जी वालेकुम सलाम जी, इधर थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा। देख रहे हैं आप कहां कहां लगा हुआ है, देखें होम नहीं है ना, क्या किया हुआ मैंने, MEP कंसल्टेंट्स, ठीक है। ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है हमने, बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स इन लाहौर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, फिर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, MEP कंसल्टेंसी। ये वो तस्वीर है जो नजर आ रही है गूगल पर पहले नंबर पर। इस पर राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें। अभी हमने इसको वेब पी भी नहीं किया, लेकिन इसका नाम देखेंगे किया हुआ हमने, कीवर्ड। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टॉप पर आ गई है एकदम। ये वो वेबसाइट है जो 1.5 माह पहले गूगल पे कहीं क्रॉल नहीं थी करती। ये वेबसाइट ये लोग सिर्फ और सिर्फ किससे खोलते थे, वेबसाइट का नाम लिख के खोलते थे, यानी कि नाम लिखेंगे तो वेबसाइट नजर आएगी, कीवर्ड पे वेबसाइट नहीं आती थी, ठीक है। तो ये जब हम लोग अपनी टेक्निक सप्लाई करते हैं तो फिर ये ऊपर आ जाती है। अब आप देख रहे हो नीचे भी यूज किया हुआ मैंने उसको, और अभी हमने सिर्फ एक कीवर्ड को पकड़ा हुआ है। अब हम इसके और दूसरे कीवर्ड्स को पिक करेंगे, तो अब एक और चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम बहुत सारे कीवर्ड, अब ये रखें ये आ गया ना इधर, थोड़ी देर के लिए इधर सोचें कि इधर आ गया। अब बाउंस रेट, अगला रोल जो है ना वो बाउंस रेट का। अब अगर यूजर इधर आता है, अब मुझे नहीं पता कि कंसल्टेंसी वाली जो फर्म है इसका जो बिजनेस है ये अपने क्लाइंट को क्या दिखाना चाहिए, इसको ये बिजनेसमैन मुझे बताएगा कि भाई मेरा क्लाइंट जो है ना वो इस चीज से मुतासिर होता है, वो चीज उसको यहां पे रखनी है। अगर वो चीज यहां पे नहीं होगी तो इसका मतलब है कि बाउंस रेट हाई होगा, यानी कन्वर्जन नहीं मिलनी उसको। कन्वर्जन उसे कब मिलनी है, जब यहां पर वो चीजें रखे जिस बंदे ने लिखा है ना बेस्ट MEP कंसल्टेंट। भाई किसी बंदे ने लिखा बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स, ये क्या है, ये लोग जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह डिजाइन करते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट, उसका प्लम्बिंग पार्ट, और जितना भी एक पूरी बिल्डिंग के अंदर जो चीजें होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये तस्वीर है जो ये मैसेज दे रही है, ऐसी है ना अगर देखा जाए तो। यानी अगर मैंने आपको दिखाया तो आपको भी शायद कुछ अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि ये क्या है। अब आ जाए आगे जरा, यहां पर कोई एक वीडियो होनी चाहिए छोटी सी, जिस वीडियो के ऊपर इनकी जो वर्किंग चल रही हो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, लेबर काम कर रही हो, ये इनके इंजीनियर्स वहां पे खड़े हो, तो किसी को पता लग जाएगा। कोई इनका छोटा सा पोर्टफोलियो लिंक होना चाहिए, तो उस पर क्लिक करें। कोई इनके क्लाइंट्स की लिस्ट आ रही हो, उस पर क्लिक करें। अब ये बात किसने अंडरस्टैंड करवानी है, ये क्लाइंट ने बताना है कि भाई मेरा क्लाइंट कौन है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, मुझे पता है मेरा क्लाइंट कौन है, इसी तरह हर बिजनेसमैन को पता है कि उसका एक्चुअल क्लाइंट कौन है और वो चाहता क्या है, वो क्यूरी को किस अंदाज में चाहता है। क्योंकि मैं किस अंदाज में उसको मैसेज दूं तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे।